नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, राजा और 5 जूतियाँ, पार्ट 3। इतने कीमती हीरे की बात सुनकर पूरी सभा के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। यह तो तुम्हारी महानता है मित्र, जो इतना कीमती तोहफा भी छोटा सा कहकर दे रहे हो। सिर्फ माधव जानता था कि उसने 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के बदले वह नकली हीरा तैयार करवाया था। मौका देखकर वह कहने लगा, महाराज, जब आपने मुझे मित्र कहा है तो तोहफे की कीमत से क्या लेना, मित्र के लिए सब हाजिर है। महाराज वृषभान खुशी से फूले न समाये। वे तुरंत उठकर माधव से गले मिले। तुम सा मित्र पाकर हम धन्य हो गए ख्वाजा। धन्य तो मैं हुआ महाराज, आपसे मित्रता करके। सारी सभा भाव विह्वल हो जय जयकार कर उठी। राजा वृषभान ने माधव को उस दिन खाना खाए बिना न जाने दिया। मित्र, आज रात्रि का भोजन किए बिना जाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उस दिन के बाद तो महाराज वृषभान की मुलाकातें अक्सर माधव से होने लगी। वे अपना खाली वक्त बातें करने व मनोरंजन में गुजारने लगे। माधव अपनी सौदागरी के झूठे किस्से गढ़ गढ़ कर सुनाता रहा। महाराज धीरे धीरे उससे प्रभावित होते गए। और महाराज, इस तरह मैंने फिलीपींस के बादशाह की रत्न जड़ित तलवार केवल 3 करोड़ अशर्फियों में खरीद ली, जिसे बाद में मैंने 7.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा। वाह मित्र, तुम अपने व्यापार में बहुत चतुर हो। अद्भुत। धीरे धीरे महाराज वृषभान की यह हालत हो गई कि जिस रोज माधव उर्फ ख्वाजा उल फुरकान न आता, महाराज अपना दूत उसके महल पर भेज देते। ख्वाजा साहब, महाराज ने आपको याद किया है। आप जरूरी कामों से निपटने के बाद साथ चलें। मैं रथ लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओह, जरूरी कामों में उलझ जाने के कारण मुझे देर हो गई, पर मित्र के लिए काम की क्या, हम अभी साथ चलते हैं। महीने भर में महाराज वृषभान से माधव की दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि उन्हें दिन में 2-3 बार माधव से मिले बिना चैन नहीं आता था। इधर माधव के घर से रूपवती के महल तक सुरंग भी बनकर तैयार हो गई थी। माधव ने रूपवती से जाकर मुलाकात की। देवी, तुम्हारी 2 शर्तें पूरी हुई। सारी बात सुनकर रूपवती बड़ी प्रसन्न हुई। शाबाश माधव, मगर अब तुम जब भी मुझसे मिलो सुरंग के रास्ते से आया करो। रूपवती ने माधव के कंधे पर हाथ रखकर अपने हाथों से उसे शरबत पिलाया। आज रूपवती आधी तुम्हारी हो गई माधव। माधव की बुद्धि चढ़ हो गई। उसने उत्साह में आकर कहा, रूपवती, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम जल्दी से अपनी 2 शर्तें कहो, मैं उन्हें पूरी करूंगा। रूपवती माधव को अधीर होते देख हंसी। बताती हूँ माधव, बाकी की 2 शर्तें पूरी करना तो अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। रूपवती ने वृषभान से निशानी के तौर पर ली हुई अंगूठी माधव को दे दी। तुम्हें यह अंगूठी पहनकर राजा से चौपड़ खेलनी होगी, इस तरह कि राजा की नज़र इस अंगूठी पर जरूर पड़ जाए। यह भला क्या शर्त हुई देवी? प्रश्न मत करो। राजा की नज़र अंगूठी पर पड़ जाएगी तो वह किसी बहाने से खेल बंद करेगा। तब तुम्हें फौरन सुरंग के रास्ते यहाँ आकर मुझे अंगूठी देनी होगी। पता नहीं क्या गोरख धंधा तुम रच रही हो। खैर, मैं कल राजा को अपने महल में बुलाकर चौपड़ खेल लूँगा। और दूसरी शर्त तो और भी आसान है। तुम्हें अपने महल में एक दावत का प्रबंध करना होगा, जिसमें राजा और सभी बड़े नागरिक निमंत्रित होंगे। बाकी बातें मैं तुम्हें दावत के वक्त समझा दूंगी। वह तो ठीक है रूपवती, पर तुम्हारी दी हुई धनराशि अब समाप्त होने जा रही है। इतनी भारी दावत का मैं भला कैसे आयोजन कर पाऊंगा सुंदरी? क्यों? सारे नगर में तुम एक हीरों के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हो। राजा तुम्हारा मित्र है। अगर तुम उधार भी लोगे तो लोग अपना सौभाग्य मानेंगे। वे तो बिना दाम लिए भी तुम्हारा काम करके तुम्हें व राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। रूपवती, तुम न जाने क्या मायाजाल फैला रही हो। कहीं मुझ गरीब आदमी को फंसवा मत देना। रूपवती फिर मुस्कुराई। तुम पुरुष होकर भी घबरा रहे हो? फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। देवी, मुझे लग रहा है कि कहीं न कोई षड्यंत्र तुम्हारी इन रहस्यपूर्ण बातों के पीछे जरूर छिपा है। फिर भी मैं तुम्हारा कहा मानने को विवश हूँ देवी। तुम अकारण ही परेशान हो रहे हो। भूल गए, इन दोनों शर्तों के पूरा होते ही मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बेचारा माधव रूपवती के सौंदर्य जाल और उसकी मीठी बातों के फंदे में फिर से कसा गया। आगे आने वाली मुसीबत से बेखबर वह राजा को अपने महल में चौपड़ खेलने ले आया। मित्र, आज मेरे गरीब खाने में भी चलकर उसका भाग्य चमकाओ। मैं तो रोज ही तुम्हारे यहाँ आता हूँ।
तुम कभी मेरे यहाँ नहीं गए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आज तुम्हारे यहाँ ही चलते हैं ख्वाजा। चौपड़ खेलते खेलते जब राजा वृषभान की नज़र माधव की उंगली में पड़ी अपनी अंगूठी पर गई तो वह चौंक पड़ा। यह अंगूठी तो मैंने रूपवती को निशानी के तौर पर दी थी, यह ख्वाजा की उंगली में कैसे आ गई? राजा की नज़र इस अंगूठी पर पड़ ही गई। आखिर मेरा काम खत्म हुआ, अब देखूं यह क्या कहता है। राजा का मन फिर खेल में न लगा। यह अंगूठी ख्वाजा अल फुरकान के पास कैसे पहुंच गई? कहीं रूपवती अल फुरकान के साथ? नहीं नहीं, मगर फिर अंगूठी, मुझे रूपवती से जाकर मिलना होगा। क्या बात है मित्र, तुम कुछ परेशान से हो, तुम्हारा मन खेल में नहीं लग रहा है। हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है दोस्त, क्षमा चाहता हूँ, मैं चलूँगा। सिर में दर्द हो रहा है और तुम जाना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम यहीं विश्राम करो, मैं किसी कुशल वैद्य को बुलवाता हूँ। न दोस्त, परेशान मत हो, मेरे सिर में प्राय ऐसा दर्द अक्सर हो जाया करता है जो अकेले घूमने पर ठीक भी हो जाता है। क्षमा करना, मुझे अकेले ही जाना होगा। कोई बात नहीं मित्र, विचित्र रोगों के तो निदान भी विचित्र ही होते हैं, तुम थोड़ा घूम आओ। राजा वृषभान के निकलते ही माधव सुरंग के रास्ते रूपवती के पास पहुंचा। यह लो अपनी अंगूठी। राजा तो इसे देखते ही बेचैन हो गया था और सिर दर्द का बहाना लेकर चला गया। तब तो वह फिर यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। तुम अब जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वह यहाँ आएगा? खैर, माधव सुरंग के रास्ते वापस लौट गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद राजा वृषभान वहां पर पहुंचा। आइए महाराज, आपका स्वागत है। रूपवती, मैंने जो वह अंगूठी तुम्हें दी थी वह कहाँ है? तुमने कहीं खो तो नहीं दी? आप तनिक विश्राम कीजिए राजन, यह शीतल पी पीजिए। आखिर आते ही आते आप अंगूठी को लेकर इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नहीं रूपवती, विश्राम तो बाद में करूँगा, पहले वह अंगूठी। तुम नहीं जानती मैं उस अंगूठी के कारण कितना परेशान हूँ। यदि ऐसा है तो लीजिए, वापस ले लीजिए अपनी ये अंगूठी। राजा वृषभान अंगूठी रूपवती के पास देखकर हैरान रह गया। कमाल है, तुम्हारे पास तो है यह अंगूठी और मैं अभी यह अंगूठी अपने एक मित्र के हाथ में देख कर आ रहा हूँ। अंगूठी? अंगूठी? आप तो नाहक ही परेशान हो रहे हैं। क्या दुनिया में एक जैसी दो अंगूठियाँ नहीं हो सकती? राजा असमंजस में पड़ गया। हो तो सकती है, मगर उसके हाथ में भी बिल्कुल ऐसी हो, कमाल है। अब आप यह अंगूठी का किस्सा छोड़िए, इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं, ना मेरा हाल पूछा ना तो अपना बताया, बस ये अंगूठी अंगूठी। तुम तो नाराज हो गई रूप, जाने दो यह बात आई गई हो गई। मगर एक सप्ताह के बाद ही माधव उर्फ अल फुरकान ने राजा वृषभान और उनके सभी बड़े दरबारियों को अपने महल में दावत का निमंत्रण दे दिया। महाराज, आप अपने सभी प्रमुख दरबारियों के साथ कल मेरे गरीब खाने पर रात के खाने के लिए आमंत्रित हैं। कृपया पधार कर मुझे सम्मान दे। यह तो ठीक है, मगर ख्वाजा, यह दावत किस खुशी में दी जा रही है? आपकी भाभी यानी हमारी बेगम अपने मायके से आई है। हमारी आपकी दोस्ती की खुशी में ही वह यह दावत दे रही है। वाह भाई ख्वाजा, भाभी का निमंत्रण हम कैसे टाल सकते हैं? हम जरूर आएंगे। यहाँ तक का काम तो रूपवती की योजना के अनुसार हो गया। अब कल चौथी शर्त भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन ख्वाजा अल फुरकान उर्फ माधव के महल में दावत का शानदार आयोजन हुआ। सभी अमीर उमराव और प्रमुख दरबारी और स्वयं राजा वृषभान भी दावत में उपस्थित थे। यह सब तो हुआ दोस्त, अब उनसे तो मिलवाओ जिनकी वजह से यह शानदार दावत खाने को मिली। जी हाँ, क्यों नहीं। और माधव पर्दे के पीछे से रूपवती को बाहर ले आया। दोस्त, लो मिल लो अपनी भाभी से, यही है हमारे घर की चांद। आदाब। आदाब। वाह, राजा वृषभान के होश उड़ गए। यह ख्वाजा की बीवी है या रूप? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कहीं रूपवती ने मुझे धोखा देने और परेशान करने की अपनी शर्त पूरी तो नहीं कर दी? कहीं उसने ख्वाजा से शादी तो नहीं कर ली? कहो मित्र, कैसी लगी तुम्हें हमारी बेगम? बहुत ही सुंदर, तुम्हारी बेगम वाकई बहुत ही खूबसूरत है। फिर राजा वृषभान का दिल दावत में नहीं लगा। वह दावत खत्म होते ही रूपवती के महल की ओर चल दिया। थोड़ी देर और रुकते मित्र। नहीं ख्वाजा, कुछ बहुत ज़रूरी काम से मुझे जाना है, मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। रूपवती ने राजा को विदा लेते हुए देखा तो वह भी सुरंग के रास्ते से अपने महल की ओर चल पड़ी। राजा वृषभान जब रूपवती के महल में पहुंचे
तो रूपवती अपने कपड़े बदलकर राजा के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी थी। आज हम बहुत परेशान हैं रूप, या तो तुम हमें धोखा दे रही हो और या फिर आज चमत्कार हो गया है। यह संयोग नहीं हो सकता। क्या हुआ महाराज, आज तो आपके होश ही उड़े हुए हैं और मुझ पर भी धोखे का इल्जाम लगा रहे हैं। बात ही ऐसी है रूप, मैं अभी अभी तुम्हें अपने मित्र के घर देखकर आ रहा हूँ। मुझे? आप कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं? बिल्कुल यही शक्ल, यही रूप, यही रंग, यही बाल, यही चाल, यही अदा, यही आवाज़। कमाल है। फिर क्या? वह मेरे दोस्त की बीवी है। पता नहीं क्या चक्कर है। आप राजकार्य की अधिकता से थक गए हैं, विश्राम करें, नाहक परेशान न हो। एक शक्ल की दो औरतें हो सकती हैं। नहीं महाराज, होने को तो क्या नहीं हो सकता रूप, पर एक एक दिल तुमसे मिलता है। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला वहां जाकर आपसे पहले यहाँ कैसे आ सकती हूँ? मैं तो आपके दोस्त को जानती तक नहीं। आप ही की नीयत बदल गई है महाराज। पहले अंगूठी और अब ये। आप पहरेदारों से पूछ लो अगर मैं बाहर गई हूँ। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। मुझे क्षमा करो, मेरा मतलब यह नहीं था, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। ओह, आगे क्या हुआ? राजा वृषभान की परेशानियों का क्या अंत हुआ? क्या रूपवती अपनी शर्त पूरी कर पाई? उस बंजारे माधव का क्या हुआ? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो चतुर राजकुमारी और चोर राजा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।